हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस मैट्रिक्स। तो जैसा कि हम जानते हैं, एएमसीए प्रोग्राम को लेकर जो रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल है उसको रिलीज़ कर दिया गया है। तो कल हमने इसके बारे में चर्चा करी थी, बताया था कि क्या टाइमलाइन यहाँ पर एक्सपेक्टेड है। हमारे पास उस समय जो आरएफपी डॉक्यूमेंट था वो नहीं था, लेकिन अब है, तो हम स्पेसिफिकली डिस्कस कर सकते हैं कि यहाँ पर टाइमलाइन किस तरीके से रखी गई है। और आज के इस वीडियो में हम जो आम का प्रोजेक्ट की टाइमलाइन है उसी को डिस्कस करने वाले हैं, जैसा कि आरएफपी डॉक्यूमेंट्स में मेंशन्ड है। तो कल आरएफपी को रिलीज़ किया गया है, तो इसे T0 टाइम बताया जाता है। और इसके बाद यानी कि 10 दिन बाद जो यहाँ पर कंपनीज़ हैं, कंसोर्टियम है, उनको समय मिलेगा अपनी क्वेरीज़ को सामने रखने का। अगर कोई सवाल होंगे यहाँ पर इस आरएफपी से रिलेटेड तो वो पूछ सकेंगे। उसके बाद इसके 15 दिन बाद यानी कि इस क्वेश्चनिंग के 5 दिन बाद शेड्यूल करी जाएगी एक प्री बिड मीटिंग। इसके बाद करीबन जो आरएफपी रिलीज़ हुई है उसके 60 दिन बाद यानी कि अप्रॉक्सीमेटली 2 महीने बाद बिड सबमिशन का टाइम आएगा, यानी कि कंपनीज अपने प्रपोजल्स को सामने रखेंगी। तो हमने वहाँ पर बताया था कि 3 से 6 महीने का समय वहाँ पर लग सकता है। कल के वीडियो में एक एस्टिमेट हमने दिया था, तो 2 महीने में अगर यहाँ पर बिड सबमिट करी जाएगी तो इवैल्यूएशन में तो मोटा मोटा आप 3 से 6 महीने ही मान कर चले यहाँ पर सिलेक्शन के लिए। अब सिलेक्शन जब हो जाएगा तो उसके बाद प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन स्टार्ट होगा, और इसके लिए पहले 1-2 साल दिए जाएंगे सेटअप और कंपोनेंट फैब्रिकेशन के लिए। तो मान लीजिए अगर इस साल के एंड तक या फिर नेक्स्ट ईयर की शुरुआत में कॉन्ट्रैक्ट दे दिया जाता है तो उसके 1-2 साल बाद यानी कि 2028 तक आप मान कर चल सकते हैं इनिशियल सेटअप और कंपोनेंट फैब्रिकेशन होगा। तो पहले महीने में एडवांस पेमेंट प्रोसेसिंग होगी, फिर उसके 3 महीने बाद वेंडर को डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट देनी पड़ेगी। फिर उसके 9 महीने बाद जो टूलिंग, जिग्स और फिक्सचर्स हैं ये सब कम्प्लीटली इस्टेब्लिश हो जाने चाहिए। उसके 12 महीने बाद यानी कि 1 साल बाद जो पेंट शॉप है उसका कंप्लीशन हो जाना चाहिए। फिर इसके 2 साल में ECS रिग, उसके बाद जो प्रोटोटाइप P1 स्ट्रक्चर मॉड्यूल्स हैं, फ्यूल रिग हैं, मोबाइल EMI EMC रिग्स हैं, टेलीमेट्री सेटअप्स हैं और AHMI रिग्स हैं, ये सब सेटअप हो जाने चाहिए। फिर उसके बाद जो 3-4 साल का पीरियड है यानी कि सेटअप कंप्लीट होने के बाद के जो 2 साल का पीरियड है ये प्रोटोटाइप असेंबली और फर्स्ट राइड के लिए रखा गया है। तो 24th मंथ तक सारा सेटअप, और उसके बाद फिर 30th मंथ में यानी कि 6 महीने बाद जो प्रोटोटाइप 1 होगा उसके टैक्सी चेक्स और फर्स्ट राइड होगी, यानी कि ये 2029 या फिर 2030 तक हो जानी चाहिए। तो पहले प्रोटोटाइप के फ्लाई करने के 3 महीने बाद जो सेकंड प्रोटोटाइप है उसके स्ट्रक्चरल मॉड्यूल्स जो हैं वो कंप्लीट हो जानी चाहिए, और ये उसके 37th मंथ में यानी कि असेंबली के 4 महीने बाद टैक्सी ट्रायल्स के बाद पहली बार फ्लाई कर जाना चाहिए, यानी कि पहले प्रोटोटाइप के फ्लाई करने के 7 महीने बाद जो सेकंड प्रोटोटाइप है वो भी फ्लाई कर जाना चाहिए। और जो तीसरा प्रोटोटाइप है ये पहले प्रोटोटाइप के फ्लाई करने के 16 महीने बाद फ्लाई कर जाना चाहिए। और जो चौथा प्रोटोटाइप है ये पहले प्रोटोटाइप के 22 महीने बाद फ्लाई कर जाना चाहिए। लास्ट में जो 5वां प्रोटोटाइप है ये पहले प्रोटोटाइप की फ्लाइंग के करीबन 34 मंथ बाद फ्लाई कर जाना चाहिए, यानी कि 3 साल के अंदर अंदर आपके सारे प्रोटोटाइप जो हैं ये फ्लाई कर जाएंगे। तो अगर 2029 में पहला प्रोटोटाइप फ्लाई कर रहा है तो 2032 तक आपके 5 प्रोटोटाइप फ्लाई कर रहे होंगे। तो 2030-31 से आपका फ्लाइट टेस्टिंग का भी सिलसिला स्टार्ट हो जाएगा, और उसके बाद एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि जब 5वां प्रोटोटाइप फ्लाई कर रहा होगा उसके 4 महीने बाद करीबन 600 फ्लाइट टेस्ट सॉर्टीज जो है सारे फ्लाइंग प्रोटोटाइप्स ही कंप्लीट हो जानी चाहिए। उसके बाद उसके सक्सेशन में आपको 4-4 महीने में 300 टेस्ट फ्लाइट्स ऐड करनी है। तो टोटल मिलाकर एंड में आप 1800 टेस्ट सॉर्टीज कर चुके होंगे, यानी कि 600 टेस्ट सॉर्टीज खत्म होने के 16 महीने बाद आपको 1800 उस 600 के नंबर को पहुंचाना है। तो अगर टाइमलाइन को देखकर चला जाए तो 2034-35 तक ये सारा काम खत्म हो जाना चाहिए। तो टाइमलाइन बहुत ही स्ट्रिक्ट यहाँ पर रखी गई है। 2035 जो इंडक्शन कोट किया जा रहा है उसको अचीव करने का प्रयास यहाँ पर है। तो अब अगर ये टाइमलाइन मिस होती है तो क्या इसमें कोई पेनल्टी क्लॉज है, उसके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। तो यहाँ पर लिक्विडेटेड डैमेजेस को ऐड किया गया है। तो जो भी यहाँ पर इंडस्ट्री पार्टनर बनेगा अगर वो सप्लाई में डिले करता है तो एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी जो है ये लिक्विडेटेड डैमेजेस को इम्पोज कर सकती है, जो कि 0.25%
पर वीक पड़ेगा और इस चीज़ को मैक्सिमम 10% तक पहुंचा जा सकता है कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू की। बाकी ये भी क्लॉज है कि अगर कोई इंडस्ट्री यहाँ पर थोड़ा स्मार्ट बनने की कोशिश करती है और किसी एडा एम्प्लॉय को ब्राइब देने की कोशिश करती है तो इस केस में पूरा कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दिया जाएगा और उस इंडस्ट्री को दोबारा किसी भी गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट को नहीं दिया जाएगा। तो यहाँ पर क्लॉज रखे गए हैं, लेकिन उन्हीं चीज़ों के लिए है जहाँ पर इंडस्ट्री की गलती हो, क्योंकि एडा यहाँ पर प्रोजेक्ट को लीड कर रहा है। तो अगर यहाँ पर टेक्निकल डिफ़िकल्टीज आ जाती हैं तो वहाँ पर एडा को किसी को पे नहीं करना है। तो एक एम्बिशियस मॉडल है और यहाँ पर जो एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चर हो रहा है वो तो अच्छी बात है ही, एडवांस होने वाला है, पर यहाँ पर एक यूनिक मॉडल के साथ प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन को करने की कोशिश करी जा रही है। जो भी इंडस्ट्रियल पार्टनर यहाँ पर बनेगा उसके पास प्रायर कोई एक्सपीरियंस नहीं है, इसलिए एडा इस प्रोजेक्ट को लीड कर रहा है। तो जितना इम्पोर्टेंट आमका का डेवलपमेंट है उतना ही इम्पोर्टेंट जिस तरीके से ये डेवलप किया जा रहा है वो है, ताकि HAL के बाहर भी एक एडवांस एरोस्पेस इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे पास हो जो कि ऐसे सोफिस्टिकेटेड प्रोग्राम्स को अंडरटेक कर सके। आई होप इन्फॉर्मेशन यहाँ पर क्लियर रही हो। इसी बात पर इस वीडियो को हम खत्म करेंगे। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।